नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस चर्चा में हम एक ऐसी परीक्षा की बात करने वाले हैं जिसका ख्वाब हर साल लाखों एस्पिरेंट्स देखते हैं। बीपीएससी यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। देखिए, एक स्टेट ऑफिसर बनना कोई छोटी बात नहीं है। ये एग्जाम जितना चर्चित है उतना ही चैलेंजिंग भी। लेकिन फिक्र मत कीजिए, आज हम इसे जीरो से लेकर सीधे इंटरव्यू क्लियर करने तक की पूरी रोड मैप को डिकोड करेंगे। एकदम प्रैक्टिकल और एक्शनेबल बातें होंगी। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे पॉइंट पर आते हैं और शुरू करते हैं ये जबरदस्त सफर। अब सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये कि आखिर सक्सेसफुल बीपीएससी ऑफिसर्स और बाकी भीड़ में क्या फ़र्क होता है। देखिए, सच्चाई ये है कि ये सक्सेस किसी जन्मजात ब्रिलियंस या बस किताबें रटने का रिजल्ट बिल्कुल नहीं है। अक्सर लोग सोचते हैं कि टॉपर्स वही बनते हैं जो हमेशा से रैंकर्स रहे हों, पर नहीं। ये एग्ज़ाम एक हाईली स्ट्रक्चर्ड कैंपेन की तरह है। जो लोग एक्चुअल में से क्लियर करते हैं ना, उनके पास एक सॉलिड डेली और वीकली प्लान होता है, और वही लगातार अनुशासन, वही डिसिप्लिन उन्हें इस रेस में आगे रखता है। तो बीपीएससी का पूरा फ्रेमवर्क 3 मेन स्टेजेस में डिवाइडेड है। पहला प्रिलिमिनरी एग्जाम, दूसरा मेंस और तीसरा पर्सनालिटी टेस्ट यानी आपका इंटरव्यू। यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। प्रीलिम्स बेसिकली सिर्फ एक क्वालिफाइंग राउंड है। इसका अर्थ ये है कि इसके मार्क्स आपकी फाइनल रैंकिंग डिसाइड नहीं करते। आपकी असली मेरिट, आपका फ्यूचर, मेंस के आंसर्स और इंटरव्यू में आपकी परफॉर्मेंस पर टिके होते हैं। पर हाँ, प्रीलिम्स को हल्के में लेने की भूल तो बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि आगे बढ़ने का यही एकलौता दरवाजा है। अब प्रीलिम्स की बात चली है तो एक बड़ा गेम चेंजर सुन लीजिए, 1/3 नेगेटिव मार्किंग। जी हाँ, अब ब्लाइंड गेसिंग का जमाना चला गया है। बीपीएससी ने अब ऑप्शन ई देकर इसे और भी ट्रिकिया बना दिया है, जिसमें अटेम्प्ट नहीं किया लिखा होता है। अगर आपको किसी सवाल का जवाब बिल्कुल नहीं आता, तो आपको ओएमआर शीट पर वही ऑप्शन ई पूरी तरह फिल करना होगा। अब तुक्के लगाना आपको सीरियसली नुकसान कराएगा। एग्जामिनर्स डायरेक्टली आपकी एक्यूरेसी चेक कर रहे हैं। तो सिंपल सा रूल है, जिस प्रश्न पर फुल कॉन्फिडेंस ना हो उसे छोड़ देना ही सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी है। इस कठिन परीक्षा को क्लियर करने के लिए आपको 12 महीने का एक क्रिस्टल क्लियर क्रोनोलॉजिकल टाइमलाइन चाहिए। पेसिंग बहुत ज़रूरी है दोस्तों। पहले 3 महीने सिर्फ और सिर्फ फाउंडेशन बनाने के लिए रिजर्व्ड हैं। फिर महीना 4 से 7 तक आपको स्टैंडर्ड बुक्स और ऑप्शनल सब्जेक्ट पर फोकस करना है। 8वें से 11वें महीने के बीच आते हैं आपके मॉक टेस्ट्स और रिगरस आंसर राइटिंग। और आखिरी का 12वां महीना पूरी तरह से इंटरव्यू प्रेप को डेडिकेटेड होना चाहिए। ऐसा रियलिस्टिक और स्टेप बाय स्टेप प्लान बनाने से मिड प्रेप बर्नआउट का खतरा खत्म हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेंस आते आते सारी एनर्जी ही एग्जॉस्ट हो जाए। फाउंडेशन की बात की है तो आइए देखते हैं कि ये नींव बनेगी कैसे। क्लास 6 से 12 तक की एनसीईआरटीज, स्पेशली हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस, ये एब्सोल्युटली नॉन नेगोशिएबल हैं। स्टार्टिंग के 3 महीनों में आपको इन्हें कंप्लीट करना ही है। इन बुक्स की सिंपल लैंग्वेज और कॉन्सेप्ट्स आपका बेस इतना स्ट्रॉन्ग कर देते हैं कि आगे चलकर हैवी एडवांस्ड किताबें पढ़ना आसान लगने लगता है। बिना इस अनशेकेबल बेस के डायरेक्ट स्टैंडर्ड बुक्स पे जंप करना खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। एक बड़ी गलती जो कैंडिडेट्स अक्सर करते हैं, स्पेशली वो जो बिहार के बाहर से अप्लाई करते हैं, वो है लोकल टॉपिक्स को इग्नोर करना। ये समय का एलोकेशन देखिए, आपके स्टडी टाइम का स्ट्रिक्ट 20% बिहार स्पेशल टॉपिक्स को मिलना ही चाहिए, चाहे वो स्टेट की हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो या वहाँ का इकोनॉमिक सर्वे। यहाँ बिहार सिर्फ एक रेफरेंस के लिए नहीं, बल्कि एग्जाम का कोर्स सब्जेक्ट है। और यकीन मानिए, ये 20% टाइम एलोकेशन ही आपको बाकी सबसे एक मैसिव एज दिलाएगा, और यही प्रीलिम्स और मेंस क्लियर करने का अल्टीमेट आधार बनता है। जैसे ही आप चौथे महीने में एंटर करते हैं, आप कोर कॉम्बैट फेज में आ जाते हैं, जहां आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस शुरू करनी पड़ती है। इसे एक आर्ट समझिए, जो सिलेबस खत्म होने पर अचानक से नहीं सीखी जा सकती। हर दिन कम से कम 2 से 3 आंसर्स, वो भी टाइम लिमिट के अंदर लिखने की आदत डालनी होगी। असली टेस्ट इस बात का नहीं है कि आपको कितना पता है। मेंस इस बारे में है कि आप उस नॉलेज को इफेक्टिवली पेपर पर कैसे प्रेजेंट करते हैं। लिखने की स्पीड और प्रेजेंटेशन दोनों इसी डेली प्रैक्टिस से आएंगी। अब इस डिस्क्रिप्टिव मेंस एग्जाम के नंबर्स का हिसाब किताब समझ लेते हैं। ये पूरा 900 मार्क्स का गेम है। जो जनरल हिंदी का पेपर है, वो सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। सफलता की असली मेरिट 3 पेपर से बनती है, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और एसए, जो 300 मार्क्स के हैं।
और हाँ, ऑप्शनल पेपर में रीसेंट चेंजेस हुए हैं। अब वो एक 100 मार्क्स का एमसीक्यू आधारित पेपर बन चुका है। और बेस्ट पार्ट ये है कि वो भी अब सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। तो सीधा सा फंडा ये निकलता है कि आपका फोकस कंप्लीटली उन कोर 900 मार्क्स पर होना चाहिए। तो एक बेसिक आंसर और एक टॉपर के हाई स्कोरिंग आंसर में क्या डिफरेंस होता है? एक एवरेज कैंडिडेट शायद सिर्फ फैक्ट्स की एक लंबी लिस्ट लिख देगा जिसमें कोई फ्लो नहीं होगा, पर एक विनिंग आंसर का स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग होता है। उसमें एक क्लियर क्रिस्प इंट्रोडक्शन होगा, एग्जाम्पल्स के साथ 3 से 4 वेल स्ट्रक्चर्ड पॉइंट्स होंगे और एक सॉलिड कंक्लूजन होगा। पर टॉपर सीक्रेट क्या है? वो है बिहार स्पेसिफिक एंगल ऐड करना। ये एक ऐसी टेक्निक है जो तुरंत एग्जामिनर का ध्यान खींचती है और आपको मेरिट लिस्ट में आगे करती है। एक सक्सेसफुल कैंडिडेट अपने आंसर को एक लेवल और ऊपर ले जाता है, करंट अफेयर्स को स्टैटिक सिलेबस के साथ लिंक करके। प्रीलिम्स में डायरेक्टली 20 से 30% वेटेज करंट अफेयर्स का होता है, लेकिन मेंस में इसका यूज अलग है। अगर आप किसी नेशनल पॉलिसी का आंसर लिख रहे हैं और उसमें 7 निश्चय योजना जैसी लोकल बिहार गवर्नमेंट स्कीम का प्रैक्टिकली रेफरेंस डाल दें, तो एग्जामिनर को क्लियर हो जाता है कि इस एस्पिरेंट को एक्चुअली ग्रास रूट रियलिटीज पता है। करंट इवेंट्स आपके आंसर्स को प्रमाणिक और वास्तविक बनाते हैं। बिहार स्पेशल में कुछ हाईली रिवॉर्डिंग, हाई यील्ड टॉपिक्स हैं जिन्हें आप डायरेक्टली टारगेट कर सकते हैं, जैसे कि 1857 के रिवॉल्ट में कुंवर सिंह का रोल, बिहार का गंगा रिवर सिस्टम और वहां का एग्रीकल्चर और क्लाइमेट। ये ऐसे एरियाज हैं जहां से क्वेश्चंस आना लगभग तय है। और एक जरूरी टिप, बिहार के इकोनॉमिक सर्वे और बजट का हर एक नंबर रटने मत बैठिए, उसे स्टेट के एक रिपोर्ट कार्ड की तरह पढ़िए। पॉवर्टी आंकड़े क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट्स कहाँ हो रही हैं, ये ब्रॉडर समझ आपको मेंस में तथ्यात्मक आंसर्स लिखने में बहुत मदद करेगी। चलिए अब बढ़ते हैं आखिरी और सबसे क्रूशियल स्टेज की तरफ, द फाइनल पॉलिश, यानी आपका बीपीएससी पर्सनालिटी टेस्ट। मेंस क्लियर करने के बाद उम्मीदवार 120 मार्क्स के इस इंटरव्यू स्टेज पर आते हैं। करीब 25 से 35 मिनट का ये सेशन एक बिल्कुल अलग आकलन है। यहाँ पैनल एमिनेंट स्कॉलर्स और सीनियर ब्यूरोक्रेट्स का होता है और वो आपकी रिटन नॉलेज नहीं चेक कर रहे, क्योंकि वो तो मेंस में हो चुकी है। यहाँ टेस्ट होता है आपका वर्बल कम्युनिकेशन और आपका टेम्परामेंट। क्वेश्चंस जनरली इन बकेट से आते हैं, आपका डैफ जिसमें बैकग्राउंड और हॉबीज आती हैं, करंट अफेयर्स पर आपकी राय और सबसे चैलेंजिंग सिनेरियो बेस्ड प्रश्न। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस आखिर होते कैसे हैं? इसका एक बेहद ग्रिपिंग एग्जाम्पल देखिए। मान लीजिए आप एक सांप्रदायिक रूप से सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट में एसडीएम हैं और अचानक एक बॉम्ब धमाका हो जाता है। आपके प्रथम कदम क्या होंगे? देखिए, ऐसे वक्त में किताबी ज्ञान काम नहीं आता। पैनल ये टेस्ट करता है कि एक्सट्रीम प्रेशर में आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी और एथिक्स कैसे काम करते हैं। इमीडिएट एक्शन प्लान, शांति बनाए रखना, इंजर्ड को बचाना और सिचुएशन को और बिगड़ने से रोकना, यही प्रैक्टिकल लॉजिकल अप्रोच पैनल आप में देखना चाहता है। इस पूरे लंबे सफर का सार अगर मैं एक लाइन में कहूं तो वो ये है, बीपीएससी क्लियर करने वाले लोग जरूरी नहीं कि रूम में सबसे ब्रिलियंट हो, पर ये वो लोग होते हैं जो हर दिन लगातार मेहनत करते हैं। सच में इस एग्जाम का कोई शॉर्टकट नहीं है। कंसिस्टेंसी, डेली प्रोग्रेस और बर्नआउट से खुद को बचाकर रखना ही एक फ्यूचर ऑफिसर की पहचान है। एक थका हुआ दिमाग वैसा परफॉर्म नहीं कर सकता जैसा एक शांत और अनुशासित दिमाग करता है। तो आखिर में सबसे बड़ा और प्रेरक सवाल यही निकल कर आता है कि क्या एस्पिरेंट्स आज वो पहला, छोटा और अनुशासित कदम उठाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं? रोड मैप एकदम क्लियर है, रिसोर्सेज आपके सामने हैं, बस अब उन एनसीईआरटीज को खोलने और इस जर्नी का हिस्सा बनने की देर है। आज के इस विश्लेषण में दोस्तों बस इतना ही। उम्मीद है कि इस डीप डाइव ने बीपीएससी के कठिन सफर को आपके लिए क्लियर और अप्रोचेबल बना दिया होगा। अपनी तैयारी पूरे जोश के साथ शुरू कीजिए। आने वाले एग्जाम्स के लिए ऑल द वेरी बेस्ट और मिलते हैं आपसे अगले विश्लेषण में।